ओके चलिए, सो वेलकम बैक। लेट्स एंड द चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ईथर पार्ट हमारा चल रहा है। आखिरी पार्ट में हमने ईथर के प्रिपरेशन के 2 मेथड सीखे थे। उसमें एक था अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, जहाँ पे टेम्परेचर को एकदम कंट्रोल रखना पड़ेगा 413 केल्विन पे, नहीं तो फिर अल्कीन बन जाता है, राइट। और दूसरा हमने देखा था विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट था ये दोनों चीज़ें। चलिए आज हम बात करेंगे ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर ईथर के कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ओके, फर्स्ट बात करते हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ईथर। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जब भी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा होता है उसका सॉल्युबिलिटी और मिसिबिलिटी विद वाटर, राइट। तो ईथर कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड होगा वो पोलर तो होगा नेचर में, बट पोलरिटी इतना ज़्यादा नहीं होता है, राइट। अगर बॉन्ड इतने ज़्यादा पोलर नहीं है तो मॉलिक्यूल के बीच में इतने कोई खास स्ट्रॉन्ग फोर्स होते नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट इतना कोई ज़्यादा दिखने वाला नहीं है, राइट। ओके, तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे कि the CO bond of ether are polar, right। CO bond कैसा है नेचर में, पोलर है। and this ether are polar, right, and it has some net dipole moment। पोलर है तो डाइपोल मोमेंट तो होगा ही होगा। it has some net डाइपोल मोमेंट, राइट। ओके, बट ये पोलरिटी इतना ज़्यादा नहीं है, पोलरिटी बहुत ही कम है और इसकी वजह से बॉन्ड के ऊपर इतना कोई इफेक्ट होता नहीं है, राइट। द वीक पोलरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस वीक पोलरिटी डज नॉट अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट, राइट। क्योंकि जो ईथर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ईथर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। अल्कोहल में 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था, ईथर के 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। क्योंकि ईथर के अंदर देखो, ये ऑक्सीजन तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका, बट ऑक्सीजन के साथ दोनों कार्बन जुड़ा हुआ है और जो भी हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बन के साथ होगा, जो भी होगा वो, राइट। और कार्बन के साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता है, राइट। तो ईथर के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो है, बट सामने कोई ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए ना जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो ऐसा, तो इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ईथर कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ईथर के बॉइलिंग पॉइंट अल्केन जितने ही होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक कंपाउंड है आपका इथॉक्सी ईथेन। Again, okay, this is methoxymethane. Let's take the example from the textbook. You can mention here no hydrogen bond between ether molecules, right? So we can write here boiling point of ether are same as alkane of comparable molecular mass of comparable molar mass, right। चलिए, जैसे कि if you have pentane CH3 CH2 thrice CH3, you can say there are total 5 carbon in line, 1 3 और 1, जैसे पेंटेन नॉर्मल पेंटेन नहीं है, राइट। इससे इसके जितना ही कंपेरेबल मोलिकुलर मास आपको मिलेगा इथॉक्सी ईथेन। यू कैन सी दोनों तरफ 2-2 कार्बन का चेन है, सो इट इज़ इथॉक्सी ईथेन, राइट। और इतने ही मोलिकुलर मास वाला अगर अल्कोहल देखोगे ना तो 4 कार्बन वाले अल्कोहल, दैट इज CH3 CH2 thrice OH, दैट इज ब्यूटेनॉल। यू कैन सी 4 कार्बन आर देयर। अब इनके अगर तीनों के बॉइलिंग पॉइंट देखोगे ना तो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट 309 है, इथॉक्सी ईथेन का तो उससे भी कम है,
307.6 केल्विन, और अल्कोहल सबका बाप है बॉइलिंग पॉइंट में 390 केल्विन, बिकॉज अल्कोहल में क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो दिस इज हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड। ईथर में वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, राइट। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मिसिबिलिटी और सॉल्युबिलिटी। राइट, तो ईथर कंपाउंड और अल्कोहल दोनों की पानी के अंदर मिसिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि अल्कोहल भी पानी में जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, और ईथर भी पानी में जब जाएगा ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो वी कैन राइट हियर ईथर्स आर नियरली equal miscible with water as alcohol, right? ओके, क्यों? बिकॉज अगर ये आपका ईथर का मॉलिक्यूल है सपोज, तो उसमें ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, वी नो दैट, और जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे ना H2O, उसके पास आपको पॉजिटिव हाइड्रोजन मिल जाएगा, क्योंकि वाटर के अंदर आपका हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होता है, ऑक्सीजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन of the ether molecule with the water molecule, and because of this ethers are highly miscible with the water, right? So you can write here due to hydrogen bond formation with water, ethers are highly miscible in water, right? ओके, चलिए इनका मिसिबिलिटी भी आपको एक पॉइंट दिया हुआ है। ओके, इथॉक्सी इथेन का मिसिबिलिटी है 9 ग्राम पर 100 ml। इथॉक्सी इथेन याद रखिएगा, डेटा C2H5O C2H5, इसका सॉल्युबिलिटी है 9 ग्राम पर 100 ml, मतलब 100 ml पानी में आप 9 ग्राम इथॉक्सी इथेन डिजोल्व करा सकते हो, और इसका ही कंपैरेबल मोलिकुलर मास है ब्यूटेनॉल का, अल्कोहल, राइट। अल्कोहल का जो मिसिबिलिटी है, राइट, ओके, ईथर का मिसिबिलिटी 7.5 है ग्राम पर 100 ml, और अल्कोहल का है 9 ग्राम पर 100 ml। सो यू कैन सी बोथ आर नियरली इक्वल, ओके, बिकॉज बोथ आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इतना ही आपका ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब आएगा, देखते हैं क्या आने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर में। चलो लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द ईथर। ईथर नॉर्मली बहुत ही कम रिएक्टिव कंपाउंड है, राइट, दे आर टेंड टू रिमेन इनर्ट, तो बहुत ही कम ऐसा रिएक्शन है जो ईथर कर सकता है, और उसके लिए भी आपको एकदम ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, राइट। दैट मीन्स यू रिक्वायर सम हाई टेम्परेचर एंड सम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट, तब जाके ईथर जो है वो रिएक्शन करेगा, राइट। तो ईथर्स आर मोस्टली इनर्ट, ईथर्स आर मोस्टली इनर्ट, राइट, एंड they give reaction at very drastic condition। चलिए दो टाइप के रिएक्शन हम पढ़ेंगे ईथर के। पहला हम पढ़ेंगे क्लेवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। द फर्स्ट रिएक्शन इज क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड, और दूसरा फिर आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन रिंग वाला पॉइंट, राइट। वो तो सिंपल है, चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। ओके, तो अगर मुझे ईथर के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, तो ईथर कुछ इस तरह से होता है। आपका ये O है, यहाँ पे आपके कार्बन वाला कोई भी ग्रुप होगा, वॉट एवर इट कैन बी, इट कैन बी अल्काइल ग्रुप, इट कैन बी एराइल ग्रुप। इफ आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, राइट, आई कैन टेक द रिएजेंट हाइड्रोजन हैलाइड। कौन सा रिएजेंट लेंगे हम? वी विल टेक द रिएजेंट हाइड्रोजन हैलाइड, लेके हम इसको गर्म करने वाले हैं, राइट। तो होगा क्या, देखो, तो जो ईथर कैन बी OR R', दिस इज योर ईथर, राइट। इफ यू मेक द रिएक्शन ऑफ ईथर विथ सम स्ट्रॉन्ग एजेंट सच एज HX, राइट, और ये HX जो है वो आपको एक्सेस क्वांटिटी में लेना है, ज़्यादा अमाउंट में आपको लेना है, एंड दैट इज ऑल्सो शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, तभी जाके रिएक्शन होगा। चलो व्हाट विल हैपन, वेरी फर्स्ट दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रोकन,
राइट, ये बॉन्ड आपका टूट गया बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन। चलिए ये वाला जो अल्केन निकला है वो चला जाएगा इस X के साथ, राइट, तो दिस इज गोइंग टू बिकम अल्किल हैलाइड RX, दिस विल गिव यू अल्किल हैलाइड RX, राइट, और ये वाला जो R-O वाला पार्ट है वो बाकी बचे H के साथ जुड़ेगा, दिस विल गिव यू R-OH। ओके, अब क्योंकि आपने HX एक्सेस अमाउंट में लिया है तो रिएक्शन रुकने वाला नहीं है, जो आपका अल्कोहल बना है वो भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो जो आपका R-OH बना है वो भी ये HX से रिएक्शन करेगा, पूरा का पूरा कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वापस टूटेगा, राइट, और उसकी जगह पे X आएगा, दिस विल गिव यू R-X प्लस दिस विल गिव यू H2O, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड बारी बारी से टूट गए और आपको प्रोडक्ट मिला अल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे ना आपको इसके मैकेनिज्म भी समझने हैं कि अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ के ग्रुप अलग अलग हुए, राइट, और अगर आपके पास HX लिमिटेड क्वांटिटी में है, अगर लिमिटेड क्वांटिटी में है तो फिर एक ही स्टेप होने वाला है, ये दूसरे वाला स्टेप नहीं होगा, राइट। तो उसमें आपके पास चॉइस हो जाएगा, या तो आप ये वाला बॉन्ड तोड़ो या तो आप ये वाला बॉन्ड तोड़ो, एक ही बॉन्ड तोड़ सकते हो दोनों में से आप, राइट। तो वहाँ पे आपको मैकेनिज्म समझना रहेगा। ओके, चलिए उसके पहले ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास एराइल कंपाउंड है, एराइल कंपाउंड है मतलब ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप है और एक एरोमेटिक ग्रुप है, एराइल अल्काइल ईथर, इसका आपने अगर HX से रिएक्शन कराया, बराबर है। नाउ वी हैव टू चॉइसेस, या तो आप ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ो या तो फिर रिंग और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ो। अब आपको पता होना चाहिए रिंग और ऑक्सीजन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, रिंग और ऑक्सीजन सिस्टम कैसा बनता है, कॉन्जुगेटेड बनता है, और ये वाला जो आपका बॉन्ड है ना ये रहता है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड। कैसा रहता है भाई, ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये बॉन्ड टूटने वाला नहीं है, दिस बॉन्ड बिटवीन अल्काइल एंड ऑक्सीजन विल ब्रेक, एराइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा ड्यू टू दी पार्शियल डबल बॉन्ड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर वन। तो ये R वाला बॉन्ड टूटा R और O का, तो R के साथ X चला जाएगा, विल गिव यू RX प्लस ये वाला जो पार्ट है आपका जिसके साथ बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन है वो H को एक्सेप्ट करेगा एंड विल गिव यू फिनॉल। और विल इट गिव, इट विल गिव यू फिनॉल। और फिनॉल फिर आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है, यह हमें पता है, राइट। नॉर्मल कंडीशन में तो फिनॉल बिल्कुल भी केमिकल रिएक्शन नहीं करने वाला है, सो दिस विल नॉट गिव फर्दर सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, दिस विल नॉट गिव फर्दर सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, राइट। चलो नाउ अगर अब बात करोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात है, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr और सबसे कम रिएक्टिव होगा HCl। ये तो रीज़न बहुत सिंपल है, HI में बॉन्ड का लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, तो यहाँ से आपको H+ सबसे आसानी से मिल सकता है, राइट। HCl के अंदर बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा तो ईजीली वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और HI में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, दैट्स वेरी कॉमन पॉइंट, राइट। और जब भी आप HCl HBr लेके रिएक्शन करोगे तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेने हैं, वो भी हाई टेम्परेचर के ऊपर, राइट। ओके, सो विल टेक दिस बोथ कॉन्सेंट्रेटेड वी विल टेक एट हाई टेम्परेचर, तब जाके आपका रिएक्शन होगा, राइट। चलो अब इसके बाद जो आने वाला है ना वो ईथर का, यही पर्टिकुलर में अगर दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है एंड यू हैव द चॉइस टू ब्रेक द बॉन्ड, राइट, किस तरफ का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़े, तो वो आपको मैकेनिज्म से समझना है, राइट। तो चलिए पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, अब अगर आपके ईथर के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है, राइट, अगर दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं जिसमें से एक प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, टर्शरी यहाँ पे नहीं है, राइट, टर्शरी यहाँ पे नहीं है, टर्शरी के लिए पूरा अलग केस आपका बनने वाला है, राइट। ओके, सो आई कैन राइट हियर, इफ देयर आर टू डिफरेंट alkyl groups
That should be only primary and secondary, huh? Right? Present in ether, then अब मेरी बात सुना ध्यान से, अब कौन सा बॉन्ड आपको तोड़ना है, तो जो बाजू वाला चेन आपको सिंपल दिखेगा ना, लोअर सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं उसको, राइट, या लोअर अल्काइल ग्रुप कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में से प्राइमरी जो है वो लोअर अल्काइल ग्रुप है, तो जो आपका लोअर अल्काइल ग्रुप होगा ना, उसका बॉन्ड आपको तोड़ना है, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे कि द बॉन्ड बिटवीन लोअर अल्काइल ग्रुप, लोअर अल्काइल ग्रुप का मतलब है प्राइमरी, इज ब्रोकन अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म। वापस आया, अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म विच फॉर्म RI या RX, जो भी आपका रिएजेंट है वो कंबाइन होगा, ठीक है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है SN2, सो लेट मी एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म, हाउ इज इट टेकिंग प्लेस, ठीक है। सो इफ यू राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस, सपोज मान लीजिए अपने पास ऐसा ईथर है, O CH2CH3 एंड दिस इज CH3। सी अभी ये आपका प्राइमरी कार्बन है, बिकॉज एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज द प्राइमरी एंड दिस इज मोस्ट बेसिक मिथाइल, इसके ऊपर और कोई कार्बन ही नहीं है, दिस इज मोस्ट बेसिक ग्रुप मिथाइल, नाम होगा इसका मिथॉक्सीथेन, राइट, नाम क्या होगा इसका मिथॉक्सीथेन, अभी नाम से कोई मतलब नहीं। लेट्स मेक इट रिएक्ट विथ HI। आपने कौन सा रिएजेंट यूज़ किया भाई, HI यूज़ किया। अब हमें इतना पता है कि HI के अंदर ये आयोडीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, तो आयोडीन क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अगर आयोडीन ने H के इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो H और I के बीच का गठबंधन टूट जाएगा और I जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा लेके निकल लेगा माइनस साइन के साथ, बराबर है। ओके, ये बेचारा H अकेला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ईथर में, जिसके पास लोन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा, तो हाइड्रोजन बहुत ही प्यार से O के साथ आके जुड़ जाएगा, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिले, है ना। सो यू आर गोइंग टू गेट CH3, O के साथ कौन आ गया, एक H आ गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन हो जाएगा प्लस CH2CH3। इसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर, बिकॉज ये ईथर ही है, साथ में खाली एक H प्लस जुड़ा है, ईथर के साथ एक H प्लस जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे प्रोटोनेटेड ईथर, राइट। अभी क्या होगा पता है, ये जो आपका I माइनस बना ना, इट इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज्ड है भाई, I माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये I माइनस क्या करेगा, दोनों में से एक तरफ के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, राइट। और अगर उसको अटैक करना है तो वो हमेशा ऐसी जगह से अटैक करता है जहाँ पे पीछे भीड़ भाड़ बिल्कुल कम हो, राइट, भीड़ भाड़ जितना बने उतना कम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके पास दो चॉइस है अटैक करने के लिए, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। अगर इसके ऊपर गया ना तो एक CH3 ग्रुप भी है साथ में, ये थोड़ा बल्कि हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन है, पीछे पूरी जगह है अटैक करने के लिए, राइट। तो दूसरा स्टेप आपका होगा मैकेनिज्म का, दिस इज द स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। स्टेप 2 इज इंपॉर्टेंट, स्टेप 2 इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ I माइनस, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन I माइनस ऑन लोअर अल्काइल ग्रुप, राइट। चलिए इससे इंटरमीडिएट आपका बनने वाला है, देख लीजिए क्या बनेगा। आपके पास है क्या, अभी मेरे पास माँ है, माँ, हाँ, दिस इज OH CH2CH3, ये अभी प्लस है, ठीक है। अटैक कौन करने आ रहा है भाई, I माइनस आ रहा है अटैक करने, राइट। कहाँ अटैक करेगा, ये आपका I माइनस लोअर वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, राइट। और SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है, तो SN2 के अंदर आपको पता होगा एक तरफ से बॉन्ड टूटता जाता है, दूसरी तरफ से बॉन्ड बनता जाता है, तो यू विल हैव द इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बनेगा आपके पास, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। ये CH3 के साथ I धीरे धीरे अपना बॉन्डिंग बनाना चालू करेगा, राइट। और ये जो बॉन्ड है बिटवीन C एंड O वो धीरे धीरे टूटना चालू करेगा, राइट। दिस इज CH2CH3, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ SN2,
राइट। SN2 में एक ही झटके में रिएक्शन होता है, एक तरफ से एंट्री दूसरी तरफ से एग्जिट, तो ये बीच वाला स्टेट है जहाँ पे एंट्री अभी हो रही है, एग्जिट अभी हो रहा है। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, फाइनली ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ के निकल ही लेगा और ये आपका प्रोडक्ट अलग हो गया इन द लास्ट स्टेप। इज द स्टेप 3। स्टेप 3 इज रिमूवल ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। ओके, तो ये आपका जो इंटरमीडिएट था ना, वापस लिखना पड़ेगा यहाँ पे I CH3 OH CH2 CH3, दिस वॉज योर इंटरमीडिएट। एंड नाउ फाइनली CH3 को तो I के साथ गठबंधन हो चुका है, तो ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा, राइट। एंड यू विल गेट 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, CH3I प्लस OH इंटू दैट इज CH3 CH2 OH, राइट। ओके, तो एक तरफ अगर प्राइमरी है दूसरी तरफ सेकेंडरी है, टर्शरी नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे वापस हाईलाइट करूँगा, खाली और खाली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बिकॉज अगर टर्शरी हुआ ना तो पूरा मैकेनिज्म ही बदल जाएगा। अगर टर्शरी हुआ ना तो फिर आपका हैलोजन वाला पार्ट टर्शरी के पास जाएगा, बिकॉज इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। SN1 है तो कार्बोकेटाइन बन सकता है, कार्बोकेटाइन टर्शरी का ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, चलिए वो हम लिखेंगे, बट उसके पहले इसके 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं और दैट थिंग्स बिकम क्लियर टू यू, राइट। लिखा इतना आपने? चलिए एक एग्जांपल इसका देखते हैं ताकि हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई हमने इतना सारा किया क्या अभी। तो अगर आपका ईथर कुछ इस तरह से है, और मुझे इसको HI के साथ रिएक्शन करवाना है। किससे रिएक्शन करवाना है? HI के साथ। पहले मैं देखूंगा कि दोनों तरफ कौन सा ग्रुप है। तो यहाँ पे एक तरफ आपका ये ग्रुप है जहाँ पे जुड़ने वाला कार्बन प्राइमरी है, बिकॉज एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी ग्रुप है। दूसरी तरफ जो ग्रुप है उसमें जुड़ने वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी ग्रुप है। तो एक तरफ प्राइमरी एक तरफ सेकेंडरी, राइट। टर्शरी कोई नहीं है, तो एक तरफ प्राइमरी एंड दूसरी तरफ सेकेंडरी। तो हमें क्या करना है, हैलोजन किसको देना है? हैलोजन अटैक करेगा सिंपल वाले के ऊपर। ये हैलोजन कहाँ अटैक करेगा? सिंपल वाले के ऊपर। तो ये जो हैलोजन है आपका आयोडीन, वो सिंपल पे जाएगा। सिंपल कौन है? ये वाला पार्ट है, राइट। तो आयोडीन विल अटैक विद दिस पार्टी पर्टिकुलर पार्ट, राइट। तो ये पार्ट को आयोडीन मिलेगा, इधर से आपका बॉन्ड टूट जाएगा और ये अल्कोहल हो जाएगा, ये वाला पार्ट, राइट। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू CH3CH2। ये सिंपल वाले पार्ट के पास आयोडीन आएगा और ये वाला जो पार्ट बचा OCH CH3CH3 उसके पास एक H आ जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस एज CH3CH CH3OH, राइट। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। चलो इसके और ऐसे भी इंटेक्स क्वेश्चन भी और आने वाले हैं, तो वहाँ पे हम और डिस्कशन करेंगे इसको फिर। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई भी एक तरफ टर्शरी है ना, तो फिर आपको आयोडीन वाला पार्ट जो है वो डेफिनेटली टर्शरी पे ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैकेनिज्म जो है वो SN2 फॉलो नहीं करेगा। SN2 के कंपेयर में कार्बोकेटाइन बनाना ज़्यादा पसंद हो जाएगा फिर, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ टर्शरी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन either side, then if tertiary group is present on either side, then substitution will follow SN1 mechanism, which gives more stable tertiary carbocation, which will give you more stable tertiary carbocation। तो वहाँ पे आपको याद रखना है बच्चों के कार्बन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड टूटेगा? टर्शरी ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। पेन तो मेरा फ्लाइंग करके आया भाई। कौन सा ग्रुप टूटेगा? टर्शरी और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड आपका जो है वो टूट जाएगा, राइट। ओके, हैंस bond between tertiary group and oxygen will be broken। चलो example, if you have this kind of the ether OCH3
CH3 CH3 CH3. If you have this compound, now you can see here कि एक तरफ प्राइमरी ग्रुप है और ये टर्शरी वाला ग्रुप है. यू कैन से दिस इज टर्शरी ग्रुप, राइट. अगर इसको HI के साथ रिएक्ट करना है, राइट, तो क्योंकि एक तरफ टर्शरी ग्रुप है ना, तो जब भी टर्शरी ग्रुप होगा तो डेफिनेटली बॉन्ड बिटवीन टर्शरी ग्रुप एंड ऑक्सीजन विल ब्रेक. अगर खाली प्राइमरी एंड सेकेंडरी है तो प्राइमरी वाले का बॉन्ड टूटेगा, राइट, बिकॉज वो SN2 फॉलो करेगा. और एक अगर टर्शरी है तो फिर टर्शरी वाले का ही बॉन्ड तोड़ना है, बिकॉज वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा. तो यहाँ से टर्शरी वाले से हम तोड़ देंगे, तो यहाँ पे इसके पास O है, तो ये पाल का अल्कोहल पार्ट बन जाएगा और इसको मिल जाएगा ये आयोडीन, राइट. यहाँ पे आ गया आयोडीन और ये आपका OCH3 जिसको एक H मिल जाएगा, बराबर. चलो इसके मैकेनिज्म के 2 सिंपल स्टेप लिखने हैं हमें, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे हम. देखिए, तो आपका अल्कोहल को जिस, अभी आपका ईथर को जिस तरह से था, राइट. अब यहाँ पे पहले स्टेप में HI आता है. HI में से I इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लिया, इसकी मदद कौन करता है, ये ऑक्सीजन करता है. ठीक है, जैसे आगे किया वैसे ही सेम टू सेम. अगर ऐसा हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, O के पास एक और H आ गया और O हो जाएगा प्लस. O ने H लिया, प्लस हो जाएगा CH3 और ये हो गया I माइनस, बराबर. अब ये I माइनस जो है वो कह तो सोच रहा है कि CH3 पे अटैक कर दिया जाए, बट उसके ज़्यादा कंपेयर में टर्शरी ग्रुप अपना कार्बोकेटाइन बना सकता है, राइट. तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ ये होगा कि इंटरमीडिएट स्टेप में ही ये ऑक्सीजन टर्शरी वाले के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा. ऑक्सीजन क्या करेगा, टर्शरी वाले के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, एंड दिस स्टेप इज स्लो. अगर टर्शरी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया ऑक्सीजन ने, तो ये पूरा ग्रुप तो वैसे ही अलग हो गया, CH3OH. और ये बेचारा कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया. अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो कार्बन तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. कौन सा कार्बोकेटाइन बना, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बना, ओके. और टर्शरी कार्बोकेटाइन एक बार बन गया, उसके बाद ये I माइनस कहेगा कि ले मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है भाई, तू ले ले, टेंशन मत ले, रो मत, बराबर. तो फाइनल स्टेप में फिर वो जो आयोडीन था वो बाद में इलेक्ट्रॉन पेयर देने आएगा. पुलिस जैसा काम बाद में आने का हो गया. दिस इज हाउ यू विल गेट द प्रोडक्ट, राइट. अगर खाली प्राइमरी एंड सेकेंडरी हुआ तो I माइनस पहले ही अटैक कर देता है SN2 के हिसाब से. एक बॉन्ड बनता जाएगा, एक बॉन्ड टूटता जाएगा. अगर एक तरफ टर्शरी है तो पहले अल्कोहल निकल लेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना लेगा और उसके बाद I आके अटैक करेगा, राइट. तो आप इतना ध्यान रखना, जब भी आपको ईथर दिखे ना, जब भी आपको ईथर दिखे तो सेकेंडरी वाले ग्रुप को कभी आयोडीन देना नहीं है. सेकेंडरी वाले ग्रुप को कभी आयोडीन देना नहीं है, क्योंकि अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप हुआ तो प्राइमरी ले जाएगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी ग्रुप हुआ तो टर्शरी ले जाएगा, प्राइमरी एंड टर्शरी हुआ तो भी टर्शरी ले जाएगा. अगर टर्शरी ग्रुप दिया तो टर्शरी को ही ले जाना है, और अगर टर्शरी नहीं दिख रहा है तो फिर सिंपल ग्रुप जो भी है, प्राइमरी है तो प्राइमरी को दे दो. सेकेंडरी के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के, I को अपने पास लेने के. ठीक है, चलो अब यहाँ पे ना आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं. अगर कार्बोकेटाइन की बात निकली ही है, ओके, आई होप इट इज डन. टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, राइट. चलो नाउ इफ यू हैव द ईथर समवर लाइक दिस, अगर आपको ऐसा ईथर दिखा, इफ दिस इज योर ईथर, and you want to make the reaction with HI, or if you have this kind of a thing, and if you want to make the reaction with HI, right. चलो दोनों के अंदर हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, what are going to be the product. अब पहले केस में मैं देख पा रहा हूँ एक तरफ प्राइमरी है, CH3 है, ये तो प्राइमरी भी नहीं कहेंगे, ये तो खाली मिथाइल ग्रुप है, मोस्ट सिंपल मिथाइल. और दूसरी तरफ जो आपका ग्रुप है ये कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी है, टर्शरी तो है नहीं. टर्शरी नहीं है तो ये SN2 फॉलो करेगा, जो भी आपको लग रहा है,
कि सर टर्शरी नहीं है ना, तो SN2 फॉलो करेगा और जो आयोडीन है वो सिंपल वाले के ऊपर जाके अटैक कर देगा। सिंपल वाला ये ग्रुप है मिथाइल, बराबर। मतलब सर यहाँ से आप बॉन्ड तोड़ दो, इस भाई साहब को आयोडीन दे दो और इसको दे दो H। गलत, गलत। क्यों गलत पता है? बिकॉज इस ऑक्सीजन के दूसरे तरफ बेंजाइलिक सिस्टम है, एंड बेंजाइलिक पे अगर कार्बोकेटाइन बना ना तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, एंड विच विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप इज बेंजाइलिक which will give you more stable carbocation। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने का काम होगा, which will follow SN1। कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा और ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, राइट। दिस पार्ट विल बिकम बेंजीन। तो है बॉन्ड टूटा C और O के बीच का, तो C हो जाएगा प्लस, ये वाला है CH3O, उसको H मिल जाएगा, राइट। आप देखो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है जो ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, और फिर यहाँ पे फाइनली I आएगा और इसको संतुप्त करेगा। इट इज़ लाइक दिस। ये क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली पूछा ही जाता है, ईथर का क्वेश्चन एग्जाम में होता ही होता है, हर बार का कॉमन क्वेश्चन है ये। चलो इसी तरह से यहाँ पे देखो, तो एक तरफ मैं देख पा रहा हूँ मिथाइल है वापस, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, टर्शरी तो नहीं है, राइट। बट जो मैं देख पा रहा हूँ ना, दिस इज अलाइलिक सिस्टम। क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन आएगा ना उसके जस्ट बाजू में डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बोकेटाइन के जस्ट बाजू में डबल बॉन्डेड कार्बन है, एंड दिस इज एलाइलिक सिस्टम। ये भी रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो दिस मैकेनिज्म विल ऑल्सो फॉलो द सेम रूट SN1। और भले ये सिंपल है, टर्शरी नहीं है, तो भी इसको आयोडीन नहीं मिलेगा। ये बॉन्ड टूटने के कंपेयर में ये वाला बॉन्ड टूटेगा बिकॉज इट विल गिव यू मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन ड्यू टू रेजोनेंस। तो दिस आर द स्मॉल थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये बॉन्ड आपका टूटा, उसको I मिल जाएगा, जहाँ बॉन्ड टूटेगा उसको I मिलेगा, और ये CH3O को मिल जाएगा H, राइट। तो आपको ये वाला टॉपिक खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो ये हो गया बच्चों आपका रिएक्शन ऑफ ईथर, जहाँ पे आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच को तोड़ सकते हो बॉन्ड को। ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, राइट। नॉर्मल रिएजेंट ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो अब आ रहा है, राइट, इसके बाद जो अब आ रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर ईथर होगा और अब रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन कराओगे। दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो अल्कोहल में भी था। चलिए देख लेते हैं फटाफट, चलिए फटाफट ख़त्म करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन फिनाइल रिंग, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है ये तो, फाइन। तो सबसे पहले जो आपका ईथर ग्रुप है, अब यहाँ पे आपको ईथर कैसा लेना है, जहाँ पे एक ग्रुप कंपलसरी कैसा हो, फिनाइल हो। एक ग्रुप कंपलसरी फिनाइल होगा, दूसरा ग्रुप अल्काइल होगा, वॉट एवर इट कैन बी, राइट। अब यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और ये सिस्टम आपका कॉन्जुगेशन में आ गया रिंग के साथ, ओके। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे आप, इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पे आएगा, राइट। तो जो मैं देख पा रहा हूँ मेरा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। ये हो गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो वो प्लस बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पे आ गया है, ठीक है। चलो मैं आगे और स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहता हूँ बिकॉज अल्कोहल में हम बना चुके हैं। अगर आप बनाना चाहो तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये अंदर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे आता है ना, फिर पैरा वाली इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ऑर्थो पे, और फिर ऑर्थो से वापस ऊपर, राइट। तो ये आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो, आप ये खुद से बनाओगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आगे, ठीक है ना। ओके सिंपल है। ओके नाउ यू कैन सी हियर कि जो ऊपर आपका जो भी एल्कोक्सी ग्रुप है उसने दो काम किया। एक तो रिंग को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट क्यों किया? बिकॉज जो ऊपर आपका ग्रुप है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कर रहा है, मतलब रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। और हमें रिएक्शन भी तो इलेक्ट्रोफिलिक ही कराना है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो।
राइट। तो ऑलरेडी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम किया ऊपर जो ईथर ग्रुप है वो, राइट। तो जो आपका ऊपर ईथर ग्रुप या एल्कोक्सी ग्रुप है उसका पहला काम है रिंग को एक्टिवेट करना, और दूसरा काम है जो आने वाला ग्रुप है उसको डायरेक्ट करना। तो आप देखो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे अटैक करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऑर्थो पे ज़्यादा है, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पैरा पे ज़्यादा होगा, वापस नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ऑर्थो पे ज़्यादा होगा, राइट। मतलब यहाँ पे आपका जो ऊपर एल्कोक्सी ग्रुप है उसके दो काम हो गए। दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ द एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी मतलब आरओ माइनस जो भी आपका ऊपर ग्रुप है ना, उसके दो रोल हो गए। पहला रोल एक्टिवेट द रिंग towards electrophilic substitution, by increasing electron density on ring, by increasing इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। और दूसरा काम उसने क्या किया, डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप, डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप को कहाँ पे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इनकमिंग ग्रुप को उसने डायरेक्ट किया ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर। चलिए कौन कौन से रिएक्शन ये करेगा, तो पहला रिएक्शन देख लेते हैं, हैलोजिनेशन। चलो कुछ भी ज़्यादा स्टेटमेंट वेटमेंट लिखना नहीं है। चलिए एक ईथर बना लीजिए OCH3, दिस इज एनिसोल। कौन सा ईथर है, एनिसोल, और यू कैन से इट इज मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। मुझे इसका हैलोजिनेशन करना है, हैलोजन ऐड करना है, तो आई विल मेक द रिएक्शन विथ हैलोजन ओनली, राइट। तो हम रिएक्शन कर लेते हैं इसका ब्रोमीन के साथ। और यहाँ पे मीडिया बच्चों खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मीडिया है आपका एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड। कौन सा मीडिया है यहाँ पे, या मीडिया इज एथेनॉइक एसिड, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है बार बार, एथेनॉइक एसिड, राइट, ओके। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी FeCl3 का काम नहीं है। सी आप नॉर्मली जब हेलोजिनेशन करते हो ना रिंग में, तो आपको लुईस एसिड कैटालिस्ट चाहिए होता है जो कि इस Br2 वाले बॉन्ड को पोलर करे, राइट। आप नॉर्मली जब इलेक्ट्रोफिलिक पढ़े थे तो ऐसा पढ़े थे कि Br2 जो नॉन पोलर है वो किसी लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये उसका कैटालिस्ट होता है, FeCl3 हो या FeBr3 हो, लेट्स टेक FeBr3। तो एक Br यहाँ पे आता है, दिस विल गिव यू FeBr4 माइनस, और दूसरा बन जाता है Br प्लस, और फिर ये Br प्लस जाके अटैक करता है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये काम कराने के लिए आपको FeBr3 चाहिए होता है, बट यहाँ पे आपको FeBr3 का काम नहीं है, क्योंकि जो ऊपर ग्रुप है इस ग्रुप ने खुद ही रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया है, राइट। चलो रिएक्शन से क्या बनेगा, ऊपर जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक बार आपका ब्रोमीन ऑर्थो पे आएगा और दूसरी बार जो आपका ब्रोमीन है वो पैरा पे आएगा, राइट। एंड डेफिनेटली पैरा ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट होता है, बिकॉज पैरा में ग्रुप दूर दूर है, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, राइट। तो दिस इज 90% यील्ड पैरा प्रोडक्ट। चलो IUPAC नाम होगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल and para bromo anisole. This is ortho bromo anisole, this is para bromo anisole, ortho bromo anisole and para bromo anisole, राइट। यहाँ पे आपको FeBr3 का काम नहीं है, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये तो नॉर्मली होता है ऐसा, बट इन दिस केस नो नीड ऑफ FeBr3। as ring is activated by OCH3 ग्रुप जो ऊपर है। मीडिया इसका खास ध्यान रखना बच्चों, मीडिया है इथेनॉइक एसिड, और मैंने बाकी सारा डेटा लिख दिया। अगर एग्जाम में पूछे तो क्या लिखोगे, आप सिंपली लिखो एग्जाम में कि मिथॉक्सी बेंजीन व्हेन रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन इथेनॉइक एसिड मीडिया will give two products, ortho bromo anisole and para bromo anisole, where para is the major product, right। Here catalyst Lewis acid FeBr3 is not required because the ring is highly activated towards electrophilic reaction by the methoxy group, right। तो स्टेटमेंट आपको रट्टा नहीं मारना होता है, आपको ये याद रखना है। अगर ये याद है तो इससे आप आराम से स्टेटमेंट लिख सकते हो। वैसे भी ऑर्गेनिक में स्टेटमेंट पढ़े नहीं जाते हैं,
रिएक्शन ही देखा जाता है। चलो दूसरा रिएक्शन है अल्काइलेशन प्रोसेस। चलिए फिडेलक्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। चलिए फिडेलक्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन करेंगे हम, ठीक है। चलो लेट्स टेक एनिसोल अगेन, रिएजेंट इज एनिसोल। चलिए अल्काइलेशन करना है, लेट्स एंटर द मिथाइल ग्रुप हियर। तो मिथाइल ग्रुप में एंटर करने के लिए हम रिएजेंट लेंगे मिथाइल क्लोराइड। कौन सा रिएजेंट लेंगे हम? वी विल टेक द रिएजेंट मिथाइल क्लोराइड। सो लेट्स टेक द रिएजेंट मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। यहाँ पे आपको फिडेलक्राफ्ट कैटालिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा होता है फिडेलक्राफ्ट कैटालिस्ट? एनहाइड्रस AlCl3, और मीडिया रखना है यहाँ पे आपको नॉन पोलर। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल रिक्वायर CH3Cl, कैटालिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 एंड द मीडियम इज नॉन पोलर विच इज़ कार्बन डाइसल्फाइड। CS2 मीडियम आपको लेना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 ग्रुप आएगा, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। तो यू विल गेट ऑर्थोमिथाइल एनिसोल एंड पैरामिथाइल एनिसोल। वापस जो पैरा है वही मेजर प्रोडक्ट रहता है। यू विल गेट ऑर्थोमिथाइल एनिसोल एंड पैरामिथाइल एनिसोल। ऑर्थोमिथाइल एनिसोल और पैरामिथाइल एनिसोल। यू कैन ऑल्सो राइट, इसको अलग से लिखेंगे मिथॉक्सी एंड दिस विल राइट टोल्यूइन। तो दिस इज ऑर्थो मिथॉक्सी टोल्यूइन एंड दिस इज पैरामिथॉक्सी, बेंजीन के साथ CH3 इज टोल्यूइन। सो इट इज पैरा मिथॉक्सीटोल्यूइन, ऑर्थो मिथॉक्सीटोल्यूइन एंड पैरा मिथॉक्सीटोल्यूइन, राइट। चलिए ये हो गया आपका अल्काइलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज एसाइलेशन प्रोसेस। फिडेलक्राफ्ट में दो रिएक्शन आता है, अल्काइलेशन आता है और एसाइलेशन आता है, राइट। चलिए वापस एनिसोल लेके शुरुआत कर लेते हैं। बेंजीन के ऊपर OCH3, एसाइलेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं CH3COCl, एसाइल क्लोराइड। कैटालिस्ट सेम होगा फिडेलक्राफ्ट एनहाइड्रस AlCl3। चलिए यहाँ पे CH3CO ग्रुप आएगा, एक बार ऑर्थो पे आएगा COCH3 और एक बार पैरा पोजीशन पे आ जाएगा COCH3, राइट। चलिए इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। ये कौन सा ग्रुप है? देखो ये कीटोन ग्रुप हो गया, CO ग्रुप, राइट। 2 कार्बन वाला CO मतलब एसीटोफिनॉन। इतने पार्ट को कहते हैं एसीटोफिनॉन एंड दिस इज OCH3 विच इज़ मिथॉक्सी। सो इट इज़ ऑर्थोमिथॉक्सी भी लिख सकते हो या 2-मिथॉक्सी भी लिख सकते हो। लेट्स राइट 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन, 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन, और ये है आपका 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन एंड 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। 4 वाला ऑलवेज रहेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो कौन कौन से रिएक्शन हुए? पहला हुआ ब्रोमिनेशन, फिर फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, और सबसे आखिरी में जो रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन प्रोसेस, राइट। सिंपल रिएक्शन है। लास्ट वन इज नाइट्रेशन। चलो नाइट्रेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं वही करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रेशन से नाइट्रो ग्रुप आएगा, एक बार भाई साहब ऑर्थो पे आएंगे और एक बार भाई साहब आएंगे पैरा पोजीशन के ऊपर। तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। अभी इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है तो वी विल कॉल इट एज नाइट्रो, दिस इज एनिसोल, राइट। तो इट इज़ 2 नाइट्रो भी लिख सकते हो, ऑर्थो भी लिख सकते हो, एंड दिस इज 4 नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। तो इतने आपके पास इन टोटल रिएक्शन थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईथर कंपाउंड, ठीक है। 4 रिएक्शन है, याद कर लो अच्छे से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका चैप्टर का पूरा थियरी पार्ट कंप्लीट होता है। अभी आज जो हमने सीखा ईथर वाला पर्टिकुलर टॉपिक, उसमें से कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, वो इंटेक्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ये क्लास को हम वाइंड अप करेंगे और फिर आएगा NCERT एक्सरसाइज, मज़ा आएगा। चल बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 11.6 क्या कहना चाहता है? ईथर से जुड़ा हुआ सवाल है। ये सवाल कहता है कि
K. The following is not an appropriate reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether. ओह, आपको क्या प्रिपेयर करना है? आपको प्रिपेयर करना है ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल। तो एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा, एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा और दूसरा ग्रुप है इथाइल CH2CH3। इसको प्रिपेयर करने का आपको एक मेथड का इक्वेशन लिख के दिया हुआ है, दैट इज CCl CH3 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 और दूसरा पार्ट दिया है CH3ONA। आपको बताना है कि भाई ये क्यों इनअप्रोप्रिएट है, राइट। ईथर बनाने का रिएक्शन है, एक तरफ ये वाला ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल, तो इन लोगों ने टर्शरी ब्यूटाइल वाला पार्ट क्लोराइड से लिया और दूसरी तरफ इथाइल वाला ग्रुप है जो इन लोगों ने इथॉक्सी सॉल्ट वाला पार्ट लिया। क्यों ये रिएक्शन गलत है, राइट। तो मुझे पता है ये विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस है, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में हम ईथर बनाते हैं जिसके दोनों तरफ आपके अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं। और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर मुझे पता है कि जो आल्किल वाला पार्ट होगा ना वो प्राइमरी ही होना चाहिए, पर यहाँ पे देखो तो आल्किल वाला पार्ट टर्शरी ले लिया इन लोगों ने, राइट। क्योंकि मैकेनिज़्म क्या था, उसका मैकेनिज़्म ऐसा था कि जो आपका आल्किल वाला पार्ट होगा उसके ऊपर SN2 अटैक करता है कौन, दूसरा वाला जो एल्कोक्साइड पार्ट है वो सर इतना टेक्निकली क्या बोलते रहते हो यार, कुछ तो ऐसा बोलो जो दिमाग में जाए। ये कल ही कराया था, कल ही हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था ये, राइट। ओके, कि जो आपका इथॉक्सी वाला पार्ट है ना वो क्या करता है, आल्किल के ऊपर अटैक करता है, तो अल्काइल वाला पार्ट जो है वो कंपलसरी प्राइमरी होना चाहिए, तभी उसके ऊपर आराम से अटैक हो पाएगा। यहाँ पे जैसे दिया है आपको हैलाइड वाला पार्ट टर्शरी दिया है, तो यहाँ पे टर्शरी वाले पार्ट में तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, तो एलिमिनेशन हो जाता है, तो इससे ईथर आपको मिलना ही नहीं है। तो अगर आपको ईथर चाहिए ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है ना उसको आपको अल्काइल रखना पड़ेगा हैलोजन के साथ, और ये वाले पार्ट को आपको सॉल्ट रखना पड़ेगा ONA के साथ, राइट। तो चलो जस्टिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला, वाई इज इट नॉट अप्रोप्रिएट। इसका रीज़न है बिकॉज इन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, इन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर आपका जो RO वाला पार्ट होता है ना, RO वाला जो पार्ट होगा वो क्या करेगा, RX वाले पार्ट के ऊपर अटैक करता है SN2 मैकेनिज्म से, राइट। और जो RX वाला पार्ट है वो कंपलसरी कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी प्राइमरी। ओके, मैंने आपको लिख के बता दिया। तो यू कैन राइट हियर इन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर द अल्काइल हैलाइड पार्ट मस्ट बी प्राइमरी ओनली to facilitate SN2 attack of alkoxide। बट यहाँ पे आपको क्या दिया है, here the alkyl halide part given is tertiary butyl, और ये टर्शरी ब्यूटाइल जो है ना, इट विल नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन, इट विल गिव एलिमिनेशन, विच विल नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, इट विल नॉट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन बट एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। और अगर एलिमिनेशन हुआ ना तो चाहिए क्या, और बन कुछ और जाएगा। तो आपका ये जो रिएजेंट है ना Cl CH3 CH3 CH3, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, एक Cl जाएगा और बाजू में से H निकल लेगा और ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। मतलब आपको ईथर मिलेगा ही नहीं, ईथर की जगह पे आपको ये आल्किन मिल जाएगा। कौन सा आल्किन है, ये 3 कार्बन है, 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन, राइट।
So it will undergoes elimination reaction to give alkene, not ether. ईथर बिल्कुल नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है भाई कि विलियमसन सिंथेसिस के अंदर आप एक पार्ट जो हैलोजन के साथ लेने वाले हो ना, वो तो प्राइमर ही होना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर तो दूसरा वाला अटैक करने आने वाला है। अगर ये हैलोजन वाले पार्ट में बहुत सारे कार्बन कार्बन हुए तो अटैक हो ही नहीं पाएगा, रिएक्शन नहीं होगा, राइट। उसमें एलिमिनेशन हो जाएगा, ना कि सब्स्टिट्यूशन जो आप चाहते हो करवाना। तो इसका अप्रोप्रिएट मेथड बता भाई, बोल बेटा क्या होगा इसका अप्रोप्रिएट मेथड? कुछ नहीं, आपने जो गलती की है उसको सुधारो। ये जो प्राइमरी वाला पार्ट है वो हैलोजन रहेगा, साथ में CH3 CH2 Cl रहेगा वो, और ये जो बड़ा सा टर्शरी ग्रुप दिख रहा है ना आपका, उसके साथ आपका रहेगा O- Na+। ऐसा करो तो आपको प्रोडक्ट जो चाहिए वो मिल जाएगा। दिस विल गिव यू द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट जो आपको चाहिए। इथर के एक बाजू इथाइल ग्रुप और दूसरी बाजू टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, राइट। तो इधर गड़बड़ थी, गड़बड़ मार्क कर लो आप, ये आपका गड़बड़ था यहाँ पे। इसके अंदर RX कैसा होना चाहिए? मस्ट बी प्राइमरी, जो आपको टर्शरी दे दिया है गलत है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 11.6। चलो इसके बाद क्या है? इंटेक्स क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन है? चलो इसके बाद जो है ना वो एक और एग्जाम्पल है, सॉल्व करते चलो, मज़ा आएगा। हाँ देखो, ओके फाइन। सो व्हाट आई कैन सी हियर इज आई नीड टू गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ईथर विथ HI के साथ रिएक्शन कराना है। वैसे भी ईथर का एक ही रिएक्शन तो होता है HI के साथ, जहाँ पे हम वो बॉन्ड तोड़ते हैं। चलिए अब मैं देखूंगा जो भी हमने पढ़ा, राइट, कि दो तरह के मैकेनिज्म हो सकता है। अगर टर्शरी नहीं है तो SN2 मैकेनिज्म, अगर टर्शरी है तो SN1 मैकेनिज्म। चलो तो पहला मैं देखना चाहता हूँ, ऑक्सीजन ये रहा, इसके एक तरफ इथाइल ग्रुप है जो प्राइमरी है, दूसरी तरफ का ये जो कार्बन लगा है ना, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये भी तो प्राइमरी ग्रुप है। अब क्या करोगे? दोनों प्राइमरी, ठीक है। अगर दोनों प्राइमरी है तो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा? SN2। अगर SN2 फॉलो होगा, राइट, तो आपका आयोडीन किसके पास जाएगा? आयोडीन जाने वाला है जो पार्ट सिंपल दिख रहा है उसमें, भले दोनों प्राइमरी है। इसमें से भी आप देखो यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका हैलोजन अटैक नहीं कर पाएगा इजीली, इधर अटैक कर लेगा, मतलब ये बॉन्ड में तोड़ूंगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या आपका I- विथ सिंपल कार्बन चेन। तो सिंपल कार्बन चेन के साथ I- जोड़ो, CH2 CH3 इसके साथ I आ जाएगा। I इस तरफ लिखो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ऐसे ही लिख देते, नहीं तो तुमको क्या सर ये नया कंपाउंड बना दिया आपने। ओके, और ये वाले पार्ट के साथ H आ जाएगा, OH, ये मिलेगा आपको, ठीक है, प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पे देखते हैं। नाउ आई कैन सी हियर इफ आई मेक इट रिएक्ट विथ HI। अब एक तरफ बेंजीन रिंग है, देखो ध्यान से, और एक तरफ बेंजाइल ग्रुप है। बेंजाइल मतलब बेंजीन के ऊपर CH2। अब मुझे पता है कि इधर तो ऑक्सीजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ है, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप समझ जाना। ये पार्शियल डबल बॉन्ड है बेटा, टूटना ही नहीं है, इसका तो चांस ही नहीं है टूटने के, तो यही बॉन्ड टूटेगा। और वैसे भी जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनेगा जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस से स्टेबल होगा। सो डेफिनेटली दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रोकन, जहाँ से बॉन्ड टूटा उसको I मिलेगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा OH। This will be CH2I and second part is going to remain phenol OH. Next I want to see what is happening here। तो एक तरफ वाला जो ग्रुप है प्रोपाइल ग्रुप है, प्राइमरी है, दूसरी तरफ वाला जो ग्रुप है वो सीधा 3 कार्बन से लगा है, टर्शरी है। जैसे एक ग्रुप टर्शरी आ गया, कुछ भी देखना ही नहीं होता, SN1 फॉलो कर लेना है। एक तरफ टर्शरी ग्रुप आ गया तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर लेंगे बेटा? SN1 फॉलो करेंगे। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, डेफिनेटली यहाँ से बॉन्ड टूटेगा बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। सो यू विल गेट CH3 CH2 CH2 OH, और ये वाला जो पार्ट है उसको I मिल जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड ग्रुप।
राइट। इसके IUPAC नेम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे खाली स्ट्रक्चर ही देने थे तो हमने नेम नहीं लिखा, राइट। चलो एक और क्वेश्चन इसके बाद, जल्दी जल्दी करिए। एक और क्वेश्चन आएगा, 2 इंटेक्स क्वेश्चन है और एक सॉल्व क्वेश्चन है। चलिए इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 11.10। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ओके ऑफ 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है 2-इथाइल 3-मिथॉक्सी पेंटेन। ओके चलो क्वेश्चन लिखेंगे हम 11.10। प्रिपेयर टू इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। चलो मैं आपको रिएजेंट नहीं बता रहा हूँ, इसमें बुक में तो रिएजेंट दे दिया है, हम रिएजेंट खुद पता करते हैं ना, हम खुद से पता करेंगे रिएजेंट क्या है वो, ठीक है। चलो दूसरा कहा गया है आपको, दूसरा क्वेश्चन है आपका 11.11 एंड द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4-nitrobenzene एंड Y। चलो आपको पूछा गया है, अभी दूसरा बनाना है आपको 1-methoxy-4-nitrobenzene आपको बनाना है और उसके लिए आपको 2 सेट दिए हुए हैं। पहला सेट या तो आप ये यूज़ करो या फिर अब ये रिएजेंट्स का सेट यूज़ करो। यू हैव 2 चॉइसेस हियर। चलिए पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके नाउ आई वांट टू सी व्हाट आई नीड टू प्रिपेयर। आई नीड टू प्रिपेयर ऑक्सी कंपाउंड। ऑक्सी मतलब ईथर बनाना है। ओके मेन चेन है पेंटेन, लगाओ यहाँ पे CH3। ओके दिस वन थिंग, पुट जस्ट 5 कार्बन। I can see 3-methyl, so let me call it carbon number 1. This is 2, this is 3, this is 4, this is 5. I will require 3-methyl, 1, 2, 3, 3 पे मुझे चाहिए मिथाइल एंड 2-इथॉक्सी, 2 के ऊपर चाहिए इथॉक्सी। इथॉक्सी मतलब 2 कार्बन वाला इथर ग्रुप है ना, ये हो गया आपका इथॉक्सी ग्रुप, 2 कार्बन के साथ ऑक्सी ग्रुप। आपको पूरा लिखना है इसको, ये तो खाली मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, अब बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हो CH3 CH2O CH3 CH CH CH2 CH3। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रिपेयर बाय विलियमसन सिंथेसिस। अब मुझे पता है विलियमसन सिंथेसिस के अंदर कंपलसरी जो अल्काइल वाला पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, एक RX होता है और एक होता है आपका ONA वाला पार्ट, राइट। और मुझे पता है कि RX वाला पार्ट जो है वो प्राइमरी ही होना चाहिए। RX वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। तो आप देखो ईथर के एक तरफ ये वाला ग्रुप है जो प्राइमरी है, दूसरी तरफ ये वाला बल्कि ग्रुप है, राइट। तो मुझे पता है कि ये जो आपका प्राइमरी ग्रुप होता है ना, दिस मस्ट बी अल्किल हैलाइड RX। तो मैं उसको लेके बना दूंगा अल्किल हैलाइड CH3 CH2 Cl ले लूँगा मैं, और जो बाकी बचा पार्ट है ना CH3 CH, उसको मैं ले लूँगा O- Na+, दैट इज़ अ सोडियम सॉल्ट जो हमें लेना होता है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, यू वॉन्ट चेंज एनी ऑफ द अदर थिंग, राइट। खाली आपको यही देखना है कि ईथर के एक बाजू वाला कहाँ से आएगा, दूसरे बाजू वाला कहाँ से आएगा, राइट। ईथर के एक बाजू वाला जो प्राइमरी होगा ना, प्राइमरी के साथ आपका हैलोजन वाला कंपाउंड रहेगा CH3 CH2 Cl, राइट। ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये जब रिएक्शन दिया था ना, तो आपको 2 रिएजेंट, अलग अलग रिएजेंट दिए थे। आपको गिवन रिएजेंट कौन सा है इसके अंदर, इसके अंदर आपको गिवन रिएजेंट है इथेनॉल। आपको एक इथेनॉल दिया हुआ है, इन द गिवन रिएजेंट यू हैव इथेनॉल एंड दूसरा है आपका 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। दूसरा है आपका 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। ऐसा 2 रिएजेंट आपको दिए हुए हैं और इसमें से आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। तो पहले तो मैंने इतना तोड़ तो निकाल लिया है कि ये प्रोडक्ट अगर मुझे बनाना है तो मुझे ये पार्ट के साथ हैलोजन चाहिए कंपलसरी, और ये पार्ट के साथ मुझे सोडियम सॉल्ट चाहिए, बराबर है। तो आपका ये पार्ट कहाँ से बनेगा, तो इसको बनाने के लिए आपको रिएजेंट दिया हुआ है इथेनॉल। ओके तो हम क्या करेंगे, इथेनॉल का सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, इथेनॉल का रिएक्शन कर लेंगे HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा OH की जगह पे Cl आ जाएगा जो हमें चाहिए ये वाला, राइट। सो लेट मी जस्ट चेंज द कलर
तो इसको बनाने के लिए हमें दिया था इथेनॉल, दैट इज CH3 CH2OH, उसका हम रिएक्शन कर लेंगे HCl एंड ZnCl2 के साथ ल्यूकास रिएजेंट। तो ये हो गया आपका पहला रिएजेंट CH3 CH2Cl जो आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आपको दिया है वो है पेंटेन-2-ऑल, राइट, दैट इज 3-methyl पेंटेन-2-ऑल CH3 CH2, चलो पेंटेन है ना, उसके ऊपर क्या करना है आपको, 2 के ऊपर ऑल करना है और 3 के ऊपर करना है मिथाइल। जो पूछा है वैसे लिखना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं बोलो। तो ये आपका दूसरा रिएजेंट है और मुझे पता है इसमें मुझे Na चाहिए, तो इसको मैं सिंपली खाली NaOH से रिएक्शन करा दूंगा। किससे रिएक्शन करा देंगे इसको हम, वी विल मेक द रिएक्शन विथ NaOH, दैट्स इट। जैसे ही आप NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ये O की जगह पे H की जगह पे कौन आ जाएगा, Na आ जाएगा, जो आपको चाहिए ये वाला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, राइट। ओके, CH3 CH ये हो गया आपका ONA, बाकी चीज़ें रहेगी एज इट इज़। तो दिस इज हाउ यू विल डू द एंटायर रिएक्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है इथेनॉल, राइट, इथेनॉल का आपने रिएक्शन कराया किसके साथ, इथेनॉल का रिएक्शन कराया हमने ZnCl2 एंड HCl के साथ, टू कन्वर्ट दिस टू हेलो अल्केन। और ये जो दूसरा आपका रिएजेंट है ना, उसको आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा NaOH के साथ टू फॉर्म द सोडियम सॉल्ट। और फिर इन दोनों को मिला के करो विलियमसन, तो आपको फाइनल ईथर मिलेगा जो आपको चाहिए। दिस विल गिव यू द फाइनल ईथर कंपाउंड, राइट। देखो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो पहले आप ये रिएक्शन लिखोगे कि भाई मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लूँगा Cl में, या तो फिर आप Br से भी रिएक्शन करा सकते हो। यू कैन ऑल्सो टेक HBr हियर एंड यू कैन ऑल्सो फॉर्म ब्रोमो कंपाउंड, नो इशू विद दैट, राइट। फिर आपका जो दूसरा रिएजेंट है उसका आपको सोडियम सॉल्ट बनाना है। तो ये अल्कोहल है ना, अल्कोहल को NaOH से रिएक्ट मत कराना है, अल्कोहल विल जस्ट रिएक्ट विद सोडियम, NaOH से रिएक्ट नहीं करता है, सोडियम से रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा आपका ONA सॉल्ट, राइट। और फिर इन दोनों का आप कराओगे विलियमसन सिंथेसिस, ताकि आपको ईथर कंपाउंड मिल जाए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना ऐसा मस्त मस्त क्वेश्चन दिया है ना, 11.11। देखो क्या कहता है भाई, 11.11 नंबर का क्वेश्चन। तो ये 11.11 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि आपको एक बनाना है 1-methoxy-4-नाइट्रोबेंजीन। इसके लिए 2 सेट आपको दिए हैं, कौन सा सेट आप सिलेक्ट करोगे, ये आपको पूछा गया है, विच सेट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट। अब मुझे तो ऐसा ही पता है कौन सा सेट सिलेक्ट करना है वो, राइट। कौन सा सेट सिलेक्ट करोगे बोलो, पहले प्रोडक्ट लिख दे। प्रोडक्ट है आपका नाइट्रोबेंजीन, पहले बेंजीन बना लो। प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको, देखो व्हाट प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट। प्रोडक्ट है आपका बेंजीन, चल बेटा ये हो गया आपका बेंजीन। अब इस बेंजीन में 4 पे है नाइट्रो, तो लेट्स से इट इज 1 2 3 4, 4 पे नाइट्रो, ओके। और क्या है साथ में 1 पे मिथोऑक्सी, मिथाइल के साथ ऑक्सी ग्रुप, तो पहले कार्बन पे ऑक्सी के साथ मिथाइल। अब ये मुझे बनाना है, विलियमसन सिंथेसिस से ही बनाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब ना मुझे एक बहुत सिंपल सी बात पता है कि मेरी औकात नहीं है कि मैं ये बॉन्ड को तोड़ पाऊँ। तुम्हारी है, तुम्हारी भी नहीं है, राइट। ये बॉन्ड टूटने वाला है नहीं, बराबर। मतलब इसको तो आपको एज इट इज़ रखना है, इसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते हो। दिस पार्ट विल रिमेन एज इट इज़, बराबर। मतलब आपका बेंजीन रिंग के साथ O होना चाहिए रिएजेंट में, ये रहा। बेंजीन रिंग के साथ ही आपका O रहना चाहिए। यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ Br है, मतलब ये बॉन्ड टूटा और फिर हुआ, रिएक्शन नहीं होता है, राइट। तो आपका राइट आंसर रहेगा ये सेट, जहाँ पे एरो देखना इस तरफ आया। तो दिस विल बी ONA NO2, और ये CH3 वाला पार्ट आपका हैलाइड वाला रहेगा, CH3Br, दैट इज अ विलियमसन सिंथेसिस प्रोडक्ट। चलिए फटाफट करिए फिर तीसरा क्वेश्चन, राइट। सो आप यहाँ पे खाली एक मेंशन कर सकते हो रीज़न को, ओके, कि आपका जो हैलाइड वाला पार्ट है वो कंपलसरी कैसा होना चाहिए, प्राइमरी रहना चाहिए, जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ब्रोमीन और रिंग के बीच में, जो तोड़ना पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट ब्रेक दिस बॉन्ड बिकॉज ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, सो कैन नॉट बी ब्रोकन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं आगे जाके एक्सरसाइज क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बराबर।
चलिए अभी जो थर्ड क्वेश्चन है इसके बाद का, ओके, उस थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको प्रेडिक्ट करना है, वाह वाह, कुछ रिएक्शन आपको दिए हैं उसको कंप्लीट करना है आपको। चलिए मैं क्वेश्चन ला देता हूँ पहले बोर्ड के ऊपर। ओके लेट्स सॉल्व दिस। कुछ रिएक्शन पूरे करने हैं, ईथर के ही सारे रिएक्शन है। चलो पहले आपको HBr से रिएक्ट करना है। एक ही रिएक्शन होता है ईथर का जहाँ पे बॉन्ड टूटते हैं। चलो एक तरफ आपका मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ प्राइमरी ग्रुप है। अगर दोनों प्राइमरी ग्रुप है तो SN2 फॉलो होगा। SN2 फॉलो हुआ तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, जो सिंपल पार्ट है वहाँ से बॉन्ड टूटेगा एंड दिस विल गिव यू CH3 CH2 CH2OH, इसके साथ H लगेगा और इसको मिलेगा Br, CH3Br जो इसको मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखो, वापस ईथर HBr से रिएक्शन है। ये बॉन्ड कभी नहीं टूटता है बिकॉज ऑक्सीजन के साथ बेंजीन रिंग है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। सो बेंजीन रिंग के ऊपर जो O है उसको H मिलेगा, फिनॉल, एंड दिस इज गोइंग टू बी ब्रोमोइथेन C2H5HBr, राइट। चलो उसके बाद आई कैन सी यहाँ पे टर्शरी ग्रुप है और ये प्राइमरी ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। एक टर्शरी एक प्राइमरी सवाल ही नहीं होता, SN1 फॉलो करता है और जब SN1 फॉलो होता है तो टर्शरी से बॉन्ड टूटता है कि नहीं। टर्शरी से बॉन्ड तोड़ो। चलो तो ये हो गया आपका CCH3 थ्राइस, यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो इसको मिलेगा आपका I, आयोडीन है, HI है अभी, और यह C2H5 के साथ O है जिसको एक और H मिलेगा, C2H5OH, राइट। एंड एट लास्ट what is going to happen at last, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। ये तो नाइट्रेशन रिएक्शन है। नाइट्रेशन रिएक्शन रिंग में होता है, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। नाइट्रेशन रिएक्शन कहाँ अटैक करता है, रिंग पे अटैक करता है। यू विल गेट ऑर्थो नाइट्रो, इथॉक्सी, बेंजीन एंड पैरा पे नाइट्रो, पैरा मतलब सामने की पोजीशन पे, पैरा नाइट्रो इथॉक्सी बेंजीन। तो दिस इज ए सिंपल कंडीशन फॉर नाइट्रेशन। बाकी ये तीनों के तीनों बॉन्ड तोड़ने वाले रिएक्शन थे। ये आपका नाइट्रेशन प्रोसेस था रिंग के अंदर, ओके। तो यहाँ पे आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में अभी बात करने वाले हैं इस चैप्टर के NCERT एक्सरसाइज के बारे में, ओके।